इंटरव्यू क्लासेस में बात करेंगे अपने क्लास 11th की जो वार्षिक परीक्षाएं चल रही है उसके अंदर अपने भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जो आपके पेपर होने वाला है 14 मार्च को, उसके कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इसमें टोटल 20 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर हमें देखने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से आपको डेरिवेशंस तैयार करनी है, न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछे जाएंगे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो आपके केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको 1 से 10 तक एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स देखते हैं। पहला प्रश्न है अपना, बल आघूर्ण की विमा क्या है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस अपने एफ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। तो इसकी डायमेंशन विमा हो जाएगी अपने बल आघूर्ण की m1l2t-2, ठीक है ना। ए ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, कार्य का एसआई मात्रक लिखिए। राइट एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो ये क्या होती है? ये होती है जूल, अपने क्या होगी? जूल, ठीक है। नेक्स्ट है संरक्षी बल एफ और तथा स्थितिज ऊर्जा यू के मध्य संबंध को दर्शाइए। क्या इनके बीच में रिलेशन होता है? तो रिलेशन बिटवीन कंजर्वेशन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं अपने, कि मूल बिंदु के सापेक्ष जो बल है 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप लगने पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको टाउ यानी बल आघूर्ण टॉर्क निकालना है, जबकि बल जिस कण पर लगता है उसकी स्थिति सदिश आपको आर दे रखा, मतलब आपको आर भी दे दिया और एफ भी दे दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके ऑप्शन करेक्ट आएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे उसकी भी बात हम थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए अपने, कि किसी तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दे हम, तो उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मान क्या होगा? इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज स्ट्रेचड एंड डबल्ड, देन द वैल्यू ऑफ इट्स यंग इलास्टिसिटी कोफिशिएंट विल बी, क्या हो जाएगी? तो ये अनचेंज्ड रहेगी, यानी एक समान रहेगी, रिमेन अनचेंज्ड। कारण क्या है? कारण कि ये उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता, लंबाई मोटाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपने, कि यदि दो तरल की बूंदों की त्रिज्याओं का अनुपात अपने को दे रखा है, उनके दाब आधिक्य का अनुपात क्या होगा? तो अपने करेक्ट ऑप्शन इसमें आप लिखेंगे बी ऑप्शन 2:1। ये कैसे आएगा इसकी भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर अपने अगला प्रश्न है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? तो ये दोनों -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, F = 9/5 C + 32, ठीक है ना। ये फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करें तो अपने को -40 डिग्री आंसर मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, पूछा है कि आदर्श गैस के प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा E और दाब P के मध्य संबंध होता है। आपको रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E एंड प्रेशर P ऑफ एन आइडियल गैस। तो करेक्ट ऑप्शन आपको लिख देना सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होगा, P = 2/3E, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाए और उसकी प्रभावी लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो क्या बोला, इफ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी डबल्ड देन इट्स इफेक्टिव लेंथ। तो लंबाई क्या हो जाएगी? ये 4 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना है बात करेंगे हम, ठीक है। दो समान आवृत्ति वाले आयाम A1 और A2 का परिणामी आयाम निम्न होगा यदि उनके मध्य कालांतर जो है π/2 हो। तो ठीक है ना, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन अपना सी रहेगा इसमें, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है प्रक्षेपीय गति का पथ डैश होता है। प्रक्षेपीय गति का कैसा होता है पथ? तो ये होता है परवलय, परवलय, ठीक है ना। ये आपको लिख देना, और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी लिखेंगे पैराबोला, ठीक है ना, पैराबोला, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा जूल जूल कितना होता है? तो ये होता है अपने 3.6 × 10⁶ जूल। ये जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं एकदम ऑथेंटिक आंसर है, ठीक है ना। इससे आंसर इधर भी उधर नहीं हो सकता आपके, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, 0 होता है। जी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ, जहाँ पे एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो होता है वहाँ पे 0 रहता है, ठीक है। द्रव चालित मशीन आधारित होती है, हाइड्रोलिक मशीन इज बेस्ड ऑन द, किस पे होती है ये? पास्कल्स लॉ पे। किस पे? पास्कल के नियम पर, पास्कल के नियम पर, ठीक है ना। पास्कल्स लॉ आपको याद रखना है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है कि Cp माइनस CV ये क्या होता है, तो ये बराबर R होता है, यहाँ पे आपको R लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने संख्या जो है 6.023 इंटू 10⁻23 लिखा है। ठीक है ना, ये कहलाती है, क्या कहलाती है, तो इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या? अवोगाद्रो, ठीक है ना, संख्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा डैश रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन्स, तो उसकी क्या रहती है? सरक्षी रहती है। सरक्षी, सरक्षी का मतलब होता है कि चेंज नहीं होती है, स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है। ठीक है। अगला देखते हैं अपने, कांस्टेंट लिख देंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगें ध्रुवण नहीं दर्शाती क्योंकि वह डैश प्रकृति की होती है। तो कैसी प्रकृति की होती है? क्योंकि ध्वनि तरंगें होती हैं अपने अनुदैर्ध्य प्रकृति की। इनको चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए होता है। अनुदैर्ध्य तरंग प्रकृति की होती हैं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें हमसे पूछा है कि 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है? एम के एस में बताना आपको। प्रेशर है ये इक्वल किसके होता है? तो ये होता है 10⁵ PA यानी पास्कल के बराबर होता है। ठीक है ना। और पास्कल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास? द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं? कि इस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान नियत रहता है और एक बिंदु पे नियत रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल कहलाता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कॉल्ड? तो इसको हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है विस्थापन, विस्थापन। ठीक है ना, बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट, जिसमें पूछा इन दोनों के बीच में जी स्मॉल और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये। ठीक है ना, इसको बोल देंगे हम, ठीक है ना, स्मॉल जी क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक है ना, और जी एम ये होता है अपने गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, ये ध्यान रखना है, M/r²। ये इस प्रकार से इन दोनों में रिलेशन होता है। ये इतना ही लिखना आपको और कुछ भी नहीं करना। अगला प्रश्न देखते हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम में किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मान क्या होता है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन द एडियाबैटिक प्रोसेस? तो इसका मान रहता है हमेशा 0, शून्य रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही हम नष्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये ऊष्मागतिकी का अपना प्रथम नियम होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आदर्श गैस के लिए माध्य मुक्त पथ का संबंध लिखिए। क्या संबंध होता है? तो आप लिखेंगे इसके लैम्बडा = 1/√2 πd²n। ठीक है ना, ये आपको इनमें रिलेशन लिख देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट पूछा जिसमें एक परमाणु गैस की विशिष्ट धारिताओं, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान लिखिए। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का एक परमाणु के लिए बोला है आपको, क्या बोला है कि राइट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है CV = 3/2R। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और CP कितना रहता है? ये रहता है अपने 5/2R। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा है कि सरल आवर्त गति के लिए गतिज और स्थितिज ऊर्जा के लिए ग्राफ बनाइए। आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताना है। तो आप क्या करेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, और एक एनर्जी इस प्रकार से दिखाएंगे आप, और एक दिखाएंगे ग्राफ में इस प्रकार से। ठीक है ना, अब ये जो डॉट डॉट बनाए हैं इसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोल दीजिए, और इस दूसरे को है आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो दोनों इस प्रकार से, जब एक हाईएस्ट होता है दूसरा लोएस्ट होता है, दोनों की पोजीशन बराबर भी हो सकती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एक हाईएस्ट दूसरा लोएस्ट। ठीक है, ऐसे रहते हैं इनकी वैल्यू। फिर बोला है आपको कि
कलांतर और पथांतर का संबंध लिखिए। क्या संबंध है? तो आप जानते हैं डेल फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और नीचे लिखते हैं अपन लैम्बडा इंटू डेल एक्स। ठीक है, ये पथांतर होता है, ये अपना कलांतर होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने, जिसमें आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, चौथा न्यूमेरिकल पूछा, हल्का सा इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है कि संवेग की परिभाषा लिखिए, इसके दैनिक जीवन में उपयोग समझाइए। ठीक है, मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम है। ठीक है, ये किस प्रकार से 16 गुणा बढ़ा दिया जाए तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों इनके लिए सोल्यूशन आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है ना, अभी हम बात करेंगे इनकी कि आपको ये कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये प्रश्न इस प्रकार से दे रखे हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के देखिए, जैसे यहाँ पे द्वितीय समीकरण व्युत्पन्न करना है, इसकी डेरिवेशन, तो इसकी डेरिवेशन अपने से पूछी जानी तय है, क्योंकि हर बार पूछी जाती है। ठीक है ना, बार बार ये पूछी जाती है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है, कई बार पिछले 3-4 सालों से बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इनकी डेरिवेशन कैसे करोगे, फिर आगे जो अपने प्रश्न ये दे रखे हैं आपको। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करते ही आप उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको ये सारे जो सोल्यूशन है मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक आई बटन पे लिंक दिखेगा, और उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इन सभी के किस प्रकार से आंसर लिखने हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप वहाँ पर एक बार इन सभी के सोल्यूशन देख लीजिए, वहाँ पर सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें जितने भी प्रश्न अपने दे रखे हैं ना, ये सारे प्रश्न वहाँ पे आपको सोल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही शानदार ये पेपर का सोल्यूशन किया गया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए किया गया है। वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपके लिए और शानदार कंटेंट रहेगा। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।